हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चलती होगी। आज का क्लास बहुत ही कमाल का होने वाला है, बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखें, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको धारा के बारे में बताया था, विद्युत धारा I बराबर Q/T के एकांक समय में Q आवेश अगर प्रवाहित होता है तो इसी को विद्युत धारा कहते हैं। आज हम जानेंगे धारा घनत्व के बारे में। इसका नेक्स्ट हेडिंग है धारा घनत्व। धारा घनत्व, देखो धारा घनत्व क्या है। यदि कोई चालक है, यदि किसी चालक, कोई भी चालक है, यहां इधर बनाते हैं, कोई चालक है, ये कोई चालक है, यदि किसी चालक के किसी बिंदु, कोई एक बिंदु ले लो यहां पे, ठीक है। यदि किसी चालक के किसी बिंदु के परिता, अब परिता का मतलब क्या है कि उसके ओले पास का जो भी क्षेत्रफल है, ठीक, यहाँ पे ये पूरा क्षेत्रफल बना लिया, इसके ओले पास के कोई बिंदु उसके चारों ओर का ये परिता। यदि किसी चालक के, परिभाषा क्या बनी, यदि किसी चालक के किसी बिंदु के परिता लंबवत प्रवाहित विद्युत धारा को, इसके कैसे गुजरे, इसके लंबवत प्रवाहित विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे जो इसके ये बिंदु है, इस बिंदु के परिता एकांक क्षेत्रफल, कोई भी क्षेत्रफल होगा तो एकांक क्षेत्रफल, किसी चालक के किसी बिंदु के परिता एकांक क्षेत्रफल से लंबवत, एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। कोई भी चालक है, उसके किसी बिंदु से ओले पास यानी कि पूरे परिता, बिंदु के परिता लंबवत प्रवाहित विद्युत धारा को क्या कहेंगे, धारा घनत्व कहते हैं। यहां परिभाषा लिखना चाहो तो लिखोगे कैसे, यदि किसी चालक के, यदि किसी चालक के किसी बिंदु के परिता, यदि किसी चालक के किसी बिंदु के परिता एकांक क्षेत्रफल के लंबवत, कैसे लंबवत, परिता एकांक क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित विद्युत धारा को, कितनी विद्युत धारा को, लंबवत प्रवाहित विद्युत धारा को धारा घन, उस बिंदु पर, ऐसे लिख लेंगे, उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, यदि किसी चालक के किसी बिंदु के परिता एकांक क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे यहां लिखोगे एक बात, इसे जैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यदि धारा, विद्युत धारा से गुजरने वाली लंबवत विद्युत धारा I हो और इसका क्षेत्रफल कितना हो, A हो, तो फार्मूला आपका बनेगा J बराबर I/A, J बराबर I/A। ठीक है, इसका अगर मात्रक लिखोगे आप तो मात्रक कितना हो जाएगा, मात्रक I का कितना हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, और जो क्षेत्रफल है उसका हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। अगर विमा लिखोगे आप तो विमा कितनी हो जाएगी, विमा I का खुद का प्रतीक होता है A और अपॉन में कितना, मीटर का स्क्वायर है ना, मीटर का स्क्वायर, तो इसके विमा क्या हो जाएगी, L का स्क्वायर, L को ऊपर लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, L की पावर -2, ये हो जाएगी विमा। ठीक है, ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। धारा घनत्व फार्मूला पढ़ लिया आपने, J बराबर I/A, किसी क्षेत्र के लंबवत गुजर रही है, किसी क्षेत्र के लंबवत गुजर रही है। ये कोई क्षेत्र है किसी बिंदु के परिता और इसका क्षेत्र की दिशा A, ये होगी। अगर इसके किसी एंगल से विद्युत धारा I गुजर रही है,
किसी मान लेते हैं कितने एंगल से, थीटा एंगल से गुजर रही है, तब ये थीटा किसके साथ आ जाएगा, ए कॉस थीटा। यहाँ पर फार्मूला आपका एक और बन जाएगा, क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे जो फार्मूले में जो राशि है ये कैसी राशि होगी, इसके बाद जो मैंने मिटाया था उसके बाद लिख लेना है, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, ठीक है। फार्मूला आपका ये J बराबर आई अपॉन ए, कितना, J बराबर आई अपॉन ए। यदि किसी क्षेत्र से धारा का एंगल कितना बनता हो, थीटा बनता हो, तो इसका फार्मूला आपका ये हो जाएगा कि J बराबर आई अपॉन ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। यहाँ से आई का मान निकालने कितना हो जाएगा, आई बराबर जे ए कॉस थीटा। अगर सदिश रूप निकालोगे इसका तो आई वेक्टर बराबर जे डॉट ए, कॉस थीटा होता है तो डॉट आता है, साइन होता है तो क्रॉस आता है, ठीक है। इतना अगर एंगल से गुजर रही तो आप ए कॉस थीटा लगा दो। नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। क्या लगाओगे, वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, ठीक है। यानी कि वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, वैद्युत का जो चालन होता है किन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, कौन सी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो समझेंगे, ठीक है। आराम से समझेंगे, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से समझो। मान लेते हैं कोई ये कोई धातु का टुकड़ा है, एक धातु का टुकड़ा है, ठीक। धातु कोई भी सही, वैद्युत की चालन बहुत अच्छी चालन होती है, ठीक। धातु का कोई टुकड़ा है और ये धातु किसी पदार्थ से मिलकर बनी होती है, किसी भी पदार्थ से मिलकर बनी होती है। पदार्थ कोई भी हो सकता है, लोहा हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, चांदी हो सकती है, तो जैसे भी होगा उसकी एक धातु है और वो किसी पदार्थ से मिलकर बनी है। तो पदार्थ से मिलकर बनी है और ये पदार्थ कई अणुओं से मिलकर बने होते हैं, कई अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और ये अणु जो है परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। बस यहीं तक आप समझ लो, कोई धातु है, ये धातु किसी पदार्थ से मिलकर बनी है, किसी पदार्थ की बनी है, और ये पदार्थ जो है किसी अणुओं से मिलकर बने हैं, और ये अणु जो है कई परमाणुओं से मिलकर बने हैं। और इस परमाणु में एक नाभिक होता है जो कैसा होता है, धनावेशित होता है। एक नाभिक होता है, कैसा होता है, धनावेशित होता है, ये धनावेश। नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कक्षा का के, एल, एम ये कक्षाओं के नाम होते हैं। एक नाभिक, परमाणु में एक नाभिक होता है, नाभिक धनावेश होता है। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जिन पर ऋणावेश होता है, ठीक है। अब इसके जो पास वाली जो कक्षा होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके और नाभिक के बीच आकर्षण बल बहुत ज़्यादा अधिक होता है, और इसके आगे वाली जो अगली कक्षा होती है इससे कम होगा, फिर अगली कक्षा में इससे कम होगा। जो बाहर वाली दूर कक्षा है, नाभिक से जो दूर कक्षा है उसके इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच बहुत कम आकर्षण बल होगा। आपने पढ़ा जो विद्युत बल होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा दूरी होगी, जितनी ज़्यादा दूरी होगी, यानी कि दूरी यानी कि आर का मान जितना ज़्यादा होगा आकर्षण बल उतना ही कम होगा, यानी कि बल जो होगा कैसा होगा, कम होगा। दूरी जितनी कम होगी बल उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसके जो बाहरी वाली कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन हैं जो वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, तो इस धातु को हम कैसे ना कैसे इसको ऊर्जा दे देते हैं। धातु को जैसे ही ऊर्जा कैसे देंगे, गर्म करके दे सकते हैं, गर्म करके या रगड़ कर कैसे भी दे सकते हैं, ठीक है। ऊष्मा, ठीक, ऊर्जा का दूसरा रूप ऊष्मा ही होता है। तो जैसे ही हमने इसको ऊर्जा दी तो इन इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बाह्य ऊर्जा पाकर अपनी कक्षा छोड़ देते हैं। जब ये अपनी कक्षा छोड़ देते हैं तो ये परमाणु धातु के परमाणुओं में ही इधर उधर अनियमित रूप से गति करने लगते हैं, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इन्हीं के कारण वैद्युत का चालन होता है। बात समझ में आ गई। क्या लिखेंगे यहां से, कहेंगे कि धातु में जो परमाणु के
इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, धातुओं में जो परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं, तो परमाणु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो बाह्य ऊर्जा पाकर अपनी कक्षा छोड़ देते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्हीं के कारण वैद्युत का चालन होता है। सबसे ज्यादा, जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें वैद्युत का चालन उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। यहां पर आप लिखना चाहो तो मैं बोल देता हूं या मैं लिख देता हूं, आप लिखते रहना साथ के साथ। यहां पर पॉइंट बना के लिखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे कि धातुओं के भीतर, धातुओं के भीतर, धातुओं के भीतर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। दूसरा पॉइंट लिखोगे, पॉइंट टू पॉइंट करके लिखोगे, याद होता चला जाएगा अपने आप। जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में होते हैं उन पर नाभिक का आकर्षण बल, उन पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, होता है। अतः यदि उन्हें थोड़ी सी भी ऊर्जा मिल जाए, यदि उन्हें ऊर्जा दे दी जाए, यदि उन्हें ऊर्जा दे दी जाए, यदि उन्हें ऊर्जा दे दी जाए, कैसे दे दी जाए? या तो गर्म करके दोगे, गर्म करके, अथवा रगड़कर, ठीक है। यदि उन्हें ऊर्जा दे दी जाए गर्म करके या रगड़ के, तो ये अपनी कक्षा छोड़ देते हैं, तो यह अपनी कक्षा छोड़ देते हैं, कक्षा छोड़ देते हैं। जब ऊर्जा मिल जाएगी तो कक्षा बिल्कुल छोड़ देंगे। तुम्हें ऊर्जा मिल जाए तुम भी छोड़ दोगे, भाग जाओगे छोड़ छाड़ कर सबको। अगला पॉइंट लिखोगे, इन्हीं इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं, यह सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं। ठीक, सभी दिशाओं में गति करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसके बाद कि मुक्त इलेक्ट्रॉन को गैस इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, क्योंकि ये गैस के अणुओं के भांति गति करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट और लिखते हैं,
अगला पॉइंट लिखेंगे, धातुओं में वैद्युत चालन इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो भी है, धातुओं में वैद्युत का चालन इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होती है। जो सबसे ज़्यादा अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो धातु होती है वो Ag होती है हमारी। उसके बाद हमारा कॉपर Cu होता है। ठीक है, उसके बाद जो अतिक्रम क्रम हैगा Au, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम Al। ये क्रम है सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, फिर उससे कम होती है, उससे कम होती है। ठीक है, फिर इसके बाद एक पॉइंट और लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये तो लिखवा दिया, चलो इसके बाद एक ये डालो ऊष्मीय वेग। जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग जो होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड, 10⁵ मीटर प्रति सेकंड होता है। ऊष्मीय वेग लिख लेना। ठीक है, उम्मीद है कि बहुत अच्छा समझ में आया होगा। कोशिश भी करी हमने के समझाने की। अगर आप इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी सीखें तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।